बहुत शुक्रिया अनवर साहब और हाल में बैठे हुए मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आ, आज के इस मसरूफ़ वक़्त में से और ख़ास तौर पे लेट नाइट, आज वीकेंड भी शुरू हुआ है और आप सब लोग यहाँ पर टाइम निकाल कर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से मशकूर। यहाँ आने का मकसद, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही टाइम था कोरोना के बाद कि जब मुझे ये महसूस हुआ कि अब कतर में जाना चाहिए, वहाँ की कम्युनिटी से मिलना चाहिए, उनके दुख सुख सुनने चाहिए, उनके साथ अपने दिल की बातें उनके साथ करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इकराम भट्ट साहब, जब मैं तंजीम कतर की बना रहा था तो उस वक्त हमने बहुत सारे दोस्तों से राब्ता किया मिडिल ईस्ट के अंदर और उन्होंने कहा कि जी आप कोई हमें ऐसा शख्स दें जो कम्युनिटी के लिए दर्द रखता हो और जो अपने थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने बिजनेस, अपने जॉब में से निकाल कर खिदमत खलक के लिए भी दे सके। तो उस वक्त 2-3 मुल्कों से इकराम भट्ट साहब का नाम मुझे रिकमेंड किया गया और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा इंतखाब गलत साबित नहीं हुआ और इकराम भट्ट साहब ने वाकई साबित कदम रहकर पिछले 3 साल से ये हमारे साथ हैं और हमारी हर कामयाबी, नाकामी और हमारी इस्लाह करने में ये पेश होते हैं। किसी भी एक शख्स की वजह से, ये थोड़ा सा ऊपर नहीं हो जाएगा, किसी भी एक शख्स की वजह से ना तो तंजीमें चलती हैं और ना ही आपको वो कामयाबी मिलती है जब तक उसके साथ टीम अच्छी ना हो। तो यहाँ पर बड़ी ज्यादती होगी कि मैं इकराम भट्ट साहब का तो जिक्र करूं लेकिन उनकी टीम का जिक्र ना करूं। उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम, अभी मिस ताबिंदा गवाह है इस बात की कि मैं जब कतर आने का प्रोग्राम बना रहा था तो भट्ट साहब की एक कमजोरी या कह लें या इनकी मिस मैनेज कह लें, ये टेलीफोन की कॉल का 2-3 दिन के बाद जवाब देते हैं। तो मैं इनको ढूंढ रहा था अभी कतर आने के लिए, तो ये मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मैंने फिर मिस तविंदा को फोन किया, मैंने कहा भाई मैंने टिकट करवा ली है, अपने प्रेसिडेंट को बता दे मैं आ रहा हूँ। तो फिर भट्ट साहब की कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि मैं जॉब पे था। मैंने कहा जी मसला था कि आपके साथ राब्ता हो जाना चाहिए। तो टीम में शफकत साहब और तबिंदा और बाकी जो दोस्त सारे मुझे मिले हैं, यूथ के प्रेसिडेंट स्पेशली मेरी उनके साथ जो मीटिंग हुई है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं और ऐसे ही लोगों की जरूरत है जिनको ओहदों से मोहब्बत ना हो, जिनको मिनिस्टरों के साथ तस्वीरें तुलवाने का शौक ना हो, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह ताला को कैसे राजी करना है और इंसानियत की कैसे खिदमत करनी है, ये जज्बा अगर हो तो फिर कोई भी तंजीम, कोई भी टीम दुनिया में कहीं निकाम नहीं हो सकती। तो ये मेरे साथ इस वक्त इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा आपको पहले अपने बारे में बताऊं। यहाँ मेरी पुरानी कोलीग पीटीए की भी बैठी हुई हैं। मैं 2016 में यहाँ पर आया था और उस वक्त मैं मीडिया एडवाइजर था यूरोप का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उस वक्त मैं यहाँ पर, मुझे पीटीए की तंजीम ने वार्म वेलकम किया, बड़ा अच्छा इनके साथ मैंने खाने शाने खाए और आज उनके साथ मेरी मुलाकात हो रही है। उससे पहले मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी मैंने काम किया है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये सियासत ना तो आज सीखा हूँ
और ना ये इंसानियत के काम करने मैंने आज से शुरू किए। एक बड़ी पुरानी लंबी दास्तान है, लंबा सफर है, जो तय करते हुए आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश हूँ। तंजीम पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ काम बहुत किया, लेकिन एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी मैंने ये महसूस किया, कई सालों से मैं महसूस कर रहा था कि कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी तंजीम वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन की तरह यूज करना चाहती है। उनके किसी दुख सुख की वो साथी नहीं है। हमारा अलमिया यह है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जब वहां से पाकिस्तान से मिनिस्टर, कोई मेहमान, कोई ब्यूरोक्रेट्स जब यहाँ पर आते हैं तो हम उनको वेलकम करते हैं, एयरपोर्टों से उनको लेते हैं, उनको सैरे कराते हैं, उनको होटल बुक करके देते हैं, उनको तोहफे लेके देते हैं, इस उम्मीद पर कि जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो ये हमें प्रोटोकॉल देगा। लेकिन हॉल में सब लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि यहां भी हम ही उनके मेजबान होते हैं और पाकिस्तान जाकर भी हम ही उनके मेजबान होते हैं। हाँ, अगर आपके साथ किसी का बहुत गहरा रिश्ता कायम हो जाए, बहुत गहरा ताल्लुक कायम हो जाए, उसको लालच हो कि आप उसके इलेक्शन में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपके पास एक लंबी चौड़ी वोटरों की लिस्ट है, तो वो एक आधी मिसाल हो सकती है जो डायरेक्ट उसकी एक्सेस उसके लीडर तक या सियासतदान तक हो। ये सारी चीजें मैं काफी सालों से महसूस कर रहा था। तो मुझे एकदम दुनिया में कोरोना आ गया और आप लोगों की तरह मैं भी एक और मुल्क में विजिट पे गया हुआ था, तो मैं वहां पर कोरोना में 4 महीने के लिए फंस गया। वहां पे मैंने पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का, जो मैं काफी सालों से सोच रहा था कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे एक इंटरनेशनली पाकिस्तानी जो ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सके, हम एक दूसरे के साथ अपने अपने जो तजर्बात हैं, ये मैंने सोचा कि पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल की एक ऐसी तंजीम कायम की जाए जिसमें पूरी दुनिया की तमाम पार्टीज के वो लोग जो सिर्फ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनको शामिल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 90 से ज्यादा मुल्कों के अंदर पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल मौजूद है और उसमें तमाम सियासी पार्टियां, तमाम मजहबी पार्टियों के लोग, तमाम सोशल काम करने वाले लोग, वो तमाम के तमाम लोग आज हमारे साथ शामिल हैं। वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, वो सियासत का शोबा हो, वो एजुकेशन का शोबा हो, तमाम लोग हमारे साथ हैं। ये ऐसा एक काम था जो मैंने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। यही था कि जहां जहां अपनी दोस्ती है, नेटवर्किंग है, लोगों के साथ राब्ता किया, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता ये सारे बड़े आजमों के अंदर फैल गया। अब आप में से अगर किसी को इत्तेफाक हो, अगर आप अफ्रीका जाएं तो आपको पीओसीजी मिलेगी, अगर आप रशिया की तरफ जाएं तो आपको पीओसीजी मिलेगी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, जापान की तरफ जाएं, साउथ कोरिया की तरफ जाएं तो आपको पीओसीजी मिलेगी, अगर आप यूरोप जाएं तो आपको पीओसीजी मिलेगी, अगर आप साउथ अमेरिका जाएं, ब्राजील जाएं, श्रीलंका जाएं, बांग्लादेश जाएं, आपको पीओसीजी के नुमाइंदे मिलेंगे। तो ये काम हमने एक दिन में कंप्लीट नहीं किया, इसको हमें 3 साल लगे हैं। हमारी मेन रजिस्ट्रेशन जो यूके में है, और उसके बाद हमारे सब ऑफिसेस, जैसे यूएई का कानून आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट का आप कानून जानते हैं, यूएई का लाइसेंस सोशल एक्टिविटीज के लिए मिलना नामुमकिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के पास यूएई के अंदर भी 100 से ज्यादा एक्टिविटीज का हमारे पास लाइसेंस है। कनाडा में हमारे पास लाइसेंस है, आयरलैंड में हमारे पास लाइसेंस है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास काम करने की इजाजत है, और जैसे कि यूके और यूरोप में ऑलरेडी, स्पेन में, बहुत सारी कंट्रीज में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाती है, वो हमने करवाई हुई है।
तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी तंजीम को रिकग्नाइज करने के लिए पाकिस्तान के अंदर, अगर आप मेरी बहनें और भाई अगर बोर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, किसी भी तंजीम को रिकग्नाइज करवाने के लिए आपको अपने कारोबार के साथ भी समझौता करना पड़ता है, आपको अपनी फैमिली के साथ भी समझौता करना पड़ता है। वो मैं कर रहा हूं। मैं 2007 से पहले टॉप का बिजनेसमैन था। मैंने बहुत कम अरसे में बहुत पुराने लोगों से मैं आगे निकल गया बिजनेस में। लेकिन जब से मैंने सोशल काम करना शुरू किया है, उस वक्त से फिर मैंने अपने बिजनेस को घटता हुआ देखा है, बढ़ता हुआ नहीं देखा। और मेरे बच्चे ऑलवेज मेरे साथ नाराज ही रहते हैं कि जी आप घर सिर्फ मिलने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आते हैं, फिर निकल जाते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो तमाम दुनिया में 90 लाख पाकिस्तानी फख्र से कह सकें कि हमारे किसी भाई ने हमारे लिए आवाज बुलंद की थी और उसके मरने के बाद भी हमें उसका फायदा मिल रहा है। मैं ये सोच के अल्लाह की रजा के लिए ये काम कर रहा हूं। मुझे ये इन चीजों पे फख्र है कि मेरे साथ एक ईमानदार, सुलझे हुए, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। कोई सैलरी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, ना मैं कोई मिनिस्टर हूं, ना हम कोई सियासी लोग हैं, ना हम कोई सरकारी लोग हैं। लेकिन मैं जिस मुल्क में भी जाता हूं, यहां तो आप बहुत कम टाइम पे आप लोग यहाँ पर टाइम हमने आपको दिया है, लेकिन जहां भी जाते हैं थोड़ा सा लंबा टाइम लगाते हैं। बहुत बड़े बड़े फंक्शन हम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटियां इकट्ठी करते हैं हम। और ये अल्लाह की एक खास कर्म नवाजी है कि वो मेरे लिए रास्ते आसान कर रहा है और मेरी तंजीम के लिए भी रास्ते आसान कर रहा है। किसी भी तंजीम को जब आप परखना चाहें, देखना चाहें, तो देखते हैं कि इसके पीछे इसकी नाकामियां, इसकी कामयाबियां और इसकी कौन कौन सी बेवकूफियां हैं। बेवकूफी हमारी यह है कि हम जुनूनी किस्म के लोग हैं और जुनूनी तरीके से काम करते हैं। अचीवमेंट वो है जो आज तक 75 सालों में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हासिल नहीं कर सके, वो पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल ने वो हासिल की। आप लोगों के हकूक की जंग पीओसीजी ने पाकिस्तान के अंदर लड़ी और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पिछले कई सालों से वोट के हक के लिए मारे मारे फिर रहे थे, वो हमने जाके पाकिस्तान से वो हक हासिल किया। 500 से ज्यादा लोगों को, 25 मुल्कों के लोगों को मैंने अपने साथ लिया और इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने जाके भरपूर प्रोटेस्ट किया, पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट किया, उस तमाम चारों सूबों का विजिट किया, तमाम सियासी पार्टियों के लोगों से मैं मिला और उनको मैंने कायल किया कि हमें आपसे ना प्लॉट चाहिए, ना हमें आपसे नौकरी चाहिए, ना हमें आपसे कोई पैसा चाहिए, हमें वोट का हक दे दें ताकि हम पाकिस्तान में एक ईमानदार क़यादत को मुंतखब करने में अपना किरदार अदा कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जदोजहद रंग लाई और हमें वोट का हक पिछली गवर्नमेंट ने दिया। लेकिन बदकिस्मती से जो नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने हमसे हमारे वोट का हक छीन लिया। मैं समझता हूं कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हमारे इतने सालों की मेहनत, इतनी जदोजहद के बाद जब वोट का हक दिया तो वो हक इसलिए छीन लिया गया कि बाकी पार्टियों को ये लग रहा था कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया तो वो किसी एक पार्टी के पलड़े में चले जाएंगे। मैं किसी सियासी जमात का नाम यहां पे इसलिए नहीं लूंगा कि यहां पर तमाम जमातों के लोग बैठे हुए हैं। ये थी हमारी कामयाबी। और उसके बाद जो गवर्नमेंट अभी पाकिस्तान में आई, उसने ये कलाड़ा फेरा और हमसे ये वोट का हक लिया। लेकिन आज भी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, आज भी हम सड़कों पे हैं और आज भी हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा हक वापस दिया जाए। और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि ये आवाज हर प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज बन के गूंजती रहेगी और ये वोट का हक हम जरूर लेंगे।
उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे बड़े मसाइल का शिकार है, हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, हमारी प्रॉपर्टीज पे कब्जा हो जाता है, अदालतें हमारे साथ इंसाफ नहीं करती, वकील बिक जाते हैं और हमारे अपने ही बहन भाई हमें लूट लेते हैं। उस सिलसिले में भी हमने पीओसीजी ने काम किया और पंजाब की सतह तक हमें ओवरसीज कोर्ट्स कायम करने में कामयाबी हासिल हुई। ये क्रेडिट भी पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से जाता है, क्योंकि इसके लिए हमने तकरीबन 6 महीने इसके लिए हमने जदोजहद की और कई मीटिंग्स करने के बाद हमें ये कामयाबी मिली। पार्लियामेंट, सेनेट, वहां ये बिल मंजूर हुए, फिर जाके ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोर्ट्स मिले और अब ये सिर्फ अभी पंजाब में हुआ है, पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ। हर ओवरसीज पाकिस्तानी के केस को हल करने के लिए 6 महीने का अरसा दरकार है और 6 महीने में वो पाबंद है उस केस का फैसला करने के लिए। ऑनलाइन स्काइप के जरिए वो पाबंद है कि वो हमारी गैर हाजिरी में अब वो फैसला नहीं कर सकते। हमारा वकील और हमारा मुखालिफ वकील वो पाबंद है कि वो कोर्ट में स्काइप के जरिए हमारा बयान यहां से रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि हमारे पास 3-4 वीक से ज्यादा टाइम नहीं होता कि हम वहां पे कोर्टों का या तरीकों का इंतजार कर सके। ये कामयाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह पीओसीजी को मिली। उसके बाद ये आपके हमसाए मुल्क दुबई में हमने वहां की जो सबसे बड़ी स्काइपलैंड यूनिवर्सिटी है उसके साथ हमने एक मुआहिदा किया पीओसीजी ने, और पाकिस्तानी बच्चों के लिए 1 मिलियन दिरहम की हमने वहां से स्कॉलरशिप ली उनसे। अब हमारे बच्चे, आपके बच्चे भी अगर मिडिल ईस्ट से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं तो वो एज ए मेंबर पीओसीजी वो ग्रांट ले सकते हैं, वो सहूलत ले सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी कामयाबी जो हमें जो मिली वो आयरलैंड में हमारे जो स्टूडेंट थे वो 20% थे और इंडियन स्टूडेंट 80% थे। मैं 1 साल पहले जाके इसके ऊपर आवाज उठाई, वहां के प्राइम मिनिस्टर से मिला, वहां के वज़रा से मिला, और उनसे मैंने जब ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में हमारी एम्बेसी नहीं है तो हम आपके वीजे कैसे बढ़ा दें। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर अगर आपके मुल्क में हमारी एम्बेसी नहीं है तो ये तो आपकी नाकामी है। हम भी एक एटमी ताकत है, एक बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ लोग हैं और आपकी एम्बेसी नहीं है वहां पे। सवालिया निशान उनके लिए छोड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अरसे में ये मार्च 2023 में आयरलैंड की एम्बेसी इस्लामाबाद में कायम होने जा रही है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। 2.5 लाख पाकिस्तानी सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंदर है, बाकी 7 छोटे छोटे रीजन है, जिम्बाब्वे, मलावी, जम्बिया, गम्बिया, कीनिया, वहां थोड़े थोड़े पाकिस्तानी हैं। और 95% मैं आपकी इतला के लिए आपको बताऊं कि 95% पाकिस्तानी साउथ अफ्रीका में बिजनेस करते हैं, वेल सेटल है। अच्छा, एक बड़ा मैंने भी जाने से पहले अफ्रीका का नाम आता है तो ऐसा लगता है भूख लग गई है आपको, गुर्बत टपक रही है, लेकिन ये मेरी समझने गलती थी, नादानी थी। जब मैं वहां पर गया तो वहां मुझे कुछ और ही माहौल मिला। वहां सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का। हर पाकिस्तानी 15 दिन महीने के अंदर किसी को छुरी मार दी जाती है मोबाइल छीनने के लिए, किसी को किडनैप कर लिया जाता है, किसी को कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ पैसे लूटने के लिए। और आज तक हुकूमत पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे ने ये आवाज नहीं उठाई। ये आवाज पीओसीजी ने उठाई और अल्हम्दुलिल्लाह वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां को जो वजारत दाखिला है, उन्होंने एक फोर्स कैंप की पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशल एक उन्होंने हेडक्वार्टर कैंप किया। उन्होंने कहा कि ये नंबर है इमरजेंसी नंबर, आप यहां पर इतला करें, आपके लोगों के लिए सहूलत हम फौरी तौर पे देंगे। तो ये भी एक कामयाबी थी। जो छोटी छोटी काविशें हैं,
छोटी छोटी एक आपके पीछे होती है, आप जदोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, और सिला आपने अल्लाह की जात से लेना है, इंसानों ने आपको कभी सिला नहीं देना। तो अल्लाह ताला जब आसानियां करने पे आता है तो फिर आसानियां होती जाती हैं। फिर वहां गया तो वहां के पाकिस्तानियों ने बताया कि हमें पाकिस्तान जाने में 72 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे कंट्री मैनेजर सब बैठे हुए हैं, ये कि ये ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं इस बात को। तो मैंने उस वक्त के चेयरमैन अरशद मलिक साहब को कॉल की। उस वक्त पीटीए की हुकूमत थी, तो मैंने उनको पहले फोन भी करवा लिया। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप पीआईए शुरू करें, एक बहुत बड़ा स्टेशन आपने खाली छोड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो जहाज ही नहीं है मियां साहब, हम कहाँ से शुरू करें, हम तो मिडिल ईस्ट पूरा नहीं कर पा रहे, यूरोप हमारी पाबंदी लगी हुई है। तो हमने एथियोपियन एयरलाइन के साथ एक मुआहदा किया, और 2023 में एथियोपियन एयरलाइन भी अपनी फ्लाइट पाकिस्तान के लिए चला रही है। अब वो पाकिस्तानी 10 घंटे में पाकिस्तान पहुंचा करेंगे। ये भी एक छोटी सी काविश थी जो हमने की, और इसमें भी हमें कामयाबी मिली। अब मिडिल ईस्ट के पाकिस्तानियों की मैं बात करना चाहूंगा, आप लोगों की। आप लोग यहां पर बहुत सख्त मौसम में 50-55 की गर्मी में यहाँ की जितनी डेवलपमेंट है, जितनी कामयाबी, ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो नजर आ रही हैं, ये जो बड़े बड़े रोड नजर आ रहे हैं, ये जो खूबसूरती नजर आ रही है, ये आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की अपनी जवानियां इस मुल्क को देने के नतीजे में है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा डार्क पहलू है इस पूरे खित्ते का, वो ये है कि ये यहाँ आपको नेशनैलिटी नहीं देते। एक दिन आप सबको लौट कर अपने मुल्क जाना पड़ता है। उसके लिए मैंने ये सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए, कोई ऐसी आवाज उठाई जाए जो आप लोगों की भी आवाज बने। तो मैंने सेनेट के चेयरमैन के साथ मीटिंग की, तो मैंने कहा कि सर, वो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो मिडिल ईस्ट का लेबर का तबका, वो मिडिल ईस्ट का पाकिस्तानी जो 50 डिग्री में काम करता है और आपको 30 साल रेमिटेंस भेजता है और उसकी हड्डियां गल जाती हैं, और जब वो पाकिस्तान आता है तो उसके पास ना रहने को घर होता है, ना हेल्थ की सहूलत होती है, ना एजुकेशन की सहूलत होती है। तो उन लोगों को आप पेंशन का हक क्यों नहीं देते? तो वो सीट में जैसे स्प्रिंग नहीं होते, वो उछल पड़े। मुझे कहते हैं क्या बात कर रहे हैं मियां साहब, हमारे पास तो यहाँ लोगों को पैसे देने के लिए पेंशन के पैसे नहीं है, आप एक नया बोझ हमारे ऊपर डालना चाह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप यहाँ के एक करप्ट पुलिस वाले को, करप्ट जज को, करप्ट टीचर को, रेलवे को, मजदूर को, आप यहाँ पे गोस्ट टीचरों को जो जॉब भी नहीं करते, ईमानदारी से काम नहीं करते, उसको भी पेंशन देते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी तो वो है जो आपका मुल्क चला रहे हैं। तो ये बिल सेनेट में पड़ा हुआ है, इसके लिए हमारी भरपूर आवाज चलती रहेगी। हम कोशिश करते रहेंगे कि मिडिल ईस्ट के पाकिस्तानियों को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन का पाकिस्तान में हक मिलना चाहिए। इस पे आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे काफी तंजीमों के लोग भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से ये आवाज जरूर बुलंद करें कि आपका ये हक है और ये हक आपको मिलना चाहिए। फिर मैं इलेक्शन की तरफ, पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस टाइम, जो आज ही मुझे मैसेज आया है, मैंने शफकत साहब को दिखाया भी है मैसेज। अभी मैं पाकिस्तान में था तो मुझे वहां की अदारों ने बुलाया और उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है, हम डिफॉल्टर पे खड़े हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपना रेमिटेंस है वो उन्होंने उठा लिया है और वो बैंकिंग सेक्टर के जरिए पाकिस्तान पैसे नहीं भेज रहे। तो आप क्योंकि नुमाइंदगी करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों की, आप एक कैंपेन का आगाज करें और अपील करें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि वो पैसे पाकिस्तान बैंकर सेक्टर से भेजें। तो मैंने वो कैंपेन उनके साथ वहां पे लॉन्च की पाकिस्तान से, और रिक्वेस्ट की अपने
बहन भाइयों से, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को आज से पहले आपकी इतनी जरूरत नहीं थी जितनी पाकिस्तान को आज आपकी जरूरत है। अपना मुल्क अपनी मां की तरह, धरती मां की तरह होती है। अगर आज वो डूब रहा है सिर्फ इस वजह से कि हमारे पास किश्तें देने के लिए पैसे नहीं है, पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे, मुझे पता है वहां पे बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारे निजाम से हम बड़ा नाला है, नाराज हैं, लेकिन जिस्म का अगर एक हिस्सा अगर खराब हो जाए, जख्म आ जाए, तो पूरे जिस्म के हिस्से को ना तो काटा जा सकता है तो ना ही अपनी जान ली जा सकती है। तो पाकिस्तान हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसकी हमें सब ओवरसीज पाकिस्तानियों को मिलकर हमें हिफाजत करनी है। मुझे पता है इस वक्त ओपन मार्केट में और बैंकिंग प्राइस में काफी फर्क है, लेकिन वो फर्क पाकिस्तान की कीमत से ज्यादा फर्क नहीं है। वो फर्क आप अगले 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इतने पैसे कमा लेंगे, लेकिन आज आपके पैसे जो आपने अपनी फैमिलीज को भेजने हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए भेजने हैं, हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि वो आप बैंक के सिस्टम के जरिए भेजें। और हुंडी का जो लोग कारोबार करते हैं उसकी आप नफी करें, क्योंकि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है जो हुंडी के जरिए पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं, या पाकिस्तान पैसा जो अपने चंद रुपयों की खातिर पाकिस्तान को डुबोया हुआ है। आपका पैसा है, आप ये भेजें। ये कैंपेन जो पीओसीजी ने शुरू की, आज मुझे मैसेज आया है कि 2 हफ्ते के अंदर 500 मिलियन रेमिटेंस ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजा है। ये छोटी छोटी आवाजें हैं, छोटी छोटी आवाजें हैं जो आप भी उठा सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, आप कर सकते हैं। सिर्फ ये करना है कि आपने अगर 1000 रियाल भी भेजना है या 500 रियाल भेजना है या आपने 10,000 रियाल भेजने हैं, तो ये सोच कर भेजें कि आप अपनी धरती माँ की खिदमत कर रहे हैं और उस मुल्क को इस वक्त आपके इन रियालों की सिर्फ इस सूरत में जरूरत है कि वो आप बैंक के जरिए भेजें। और अगर मुल्क बच जाएगा तो हम सब बच जाएंगे, वरना जो इस वक्त जो डिफॉल्ट के ऊपर मैं देख के आया हूं, मैं पाकिस्तान 1 महीना मैं रह के आया हूं, पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत बहुत खराब है। हमारी एम्बेसियों के पहली दफा हुआ है कि एम्बेसडर्स को भी तनख्वाह नहीं दी गई, पैसे नहीं। इस बात पे मैं थोड़ा सा खुश भी हूं कि इन एम्बेसडर को बजाय डॉलर्स में तनख्वाह देने के इनको पाकिस्तानी रुपीज में तनख्वाह देनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। ये यहां पर हमारी खिदमत करने के लिए आते हैं, ना कि ये हम पे हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। कल यहां पे एक इतनी बड़ी एक्सपो हुई जिसमें पाकिस्तान के इतने जबरदस्त डेवलपर आए हुए थे, लेकिन कतर की एम्बेसी का एक भी नुमाइंदा वहां पे नहीं था। तो ऐसे जो लोग हैं जो यहां पर आप लोगों के टैक्सेस से जिन लोगों की सैलरीज जाती हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो यहां पर जाए पाकिस्तान की खिदमत करने के, वो यहां पर अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं। तो हमें इन चीजों के लिए भी आवाज उठानी है ताकि जो एम्बेसडर है उसको ये पता हो, जो वो अमला है यहां पर उसको ये पता हो कि वो यहां पर हमारी खिदमत करने के लिए आया है, ना कि हम पे हुक्मरानी करने के लिए आया है। यहां पर जो पीआईए के नुमाइंदे बैठे हैं, आपको पता है कि कोरोना में मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी एयरलाइन ने अपने लोगों की खिदमत की है तो वो पीआईए ने की। और हमें पीआईए को ऑब्लाइज करना चाहिए। हमें कतर एयरवेज, एमिरेट्स एयरवेज उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब मजबूरन पीआईए में हमें सीट ना मिले। ये भी मुल्क के साथ वफा है, ये भी अपनी कौमी एयरलाइन का जो है अपने मुल्क का फायदा, अगर हम अपनी एयरलाइन को प्रेफर करें, उसके साथ सफर करें। और
पीआईए में बैठने का मतलब ये होता है, मैं तो जब यूरोप से पीआईए में बैठता था, अभी तो खैर मुझे भी मजबूरन वाया कतर वाया दुबई जाना पड़ता है, तो मुझे वहीं से फीलिंग होती थी कि मैं अपने मुल्क में बैठ गया हूं। जहाज में बैठता हूं, फीलिंग आती थी कि अपने घर में मैं दाखिल हो गया हूं। अपना अमला, अपनी जुबान, अपनी सर्विस जैसी भी है अपनी तो है। तो ये कम्युनिटी के लिए बड़ा जरूरी है, पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए इस वक्त आप सबकी जरूरत है। अपने आप से वादा करें कि आप पाकिस्तान को बचाने में हर ओवरसीज पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करें। अभी जो 500 मिलियन का जो मैसेज आया है, मैं चाहता हूं कि ये बिलियन में चला जाए। हमें आईएमएफ के आगे सर ना झुकाना पड़े, हमें गैर मुल्की आकाओं के सामने जाकर भीख ना मांगनी पड़े। खुददार कौम के तौर पर आप हमारे सामने कई मुल्क बने हैं, देखते ही देखते एमिरेट्स एयरलाइन को जिन लोगों ने बनाया था, पीआईए ने बनाया था, वो बैठ गई एमिरेट्स, इस वक्त नंबर 1 एयरलाइन जा रही है। बांग्लादेश, आप यकीन करें यूरोप में स्वाय इंग्लैंड के पूरे यूरोप में बंगाली भाई हमारे पास काम करते पाकिस्तानियों के पास। उन्होंने अपने मुल्क के साथ वफा की और आज बांग्लादेश देश का टका पाकिस्तान के पैसों से ज्यादा महंगा है। चाइनीज ने अपने मुल्क के साथ वफा की, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, आज चाइना सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सियासत नहीं की, उनको सियासत करने का, आज हमारी जो अलमी है ना, मैं भी इसमें शामिल रहा हूं कि हम यहां पर सियासी जमातों के करिंदे बनकर एक दूसरे को मिलने के रवादार नहीं है, एक दूसरे को हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सियासत जरूर करनी है। इंडिया ने अपने शहरियों को सियासी पार्टियां बनाने की इजाजत नहीं दी। आज इंडिया 2 लाख रुपए की वो कार जो 40 लाख रुपए की पाकिस्तान में मिलती है, 2 लाख रुपए की अपने शहरियों के लिए उन्होंने खड़ी कर दी। तो एक एज ए पाकिस्तानी क्या हमारा सर शर्म से नहीं झुकना चाहिए कि आज हम किन चीजों पे लड़ रहे हैं, आज हम कहां पे खड़े हैं और दूसरी कौमें वो कहां पे खड़ी हैं। तो मुझे यहां पर ये चीजें कहते हुए भी तकलीफ हो रही है, बताते हुए भी तकलीफ हो रही है कि मेरा मुल्क नीचे की तरफ जा रहा है। हमने उस एटम बम को क्या करना है जिसको बाद में हम संभाल ही ना सके। इसलिए अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आप सबको आगे आना पड़ेगा, आप सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आपका नुकसान भी अगर हुआ है वहां पर तो थोड़ा अरसे के लिए भूल जाए। यहां भी तो नुकसान हो जाते हैं, यहां भी तो कफील कई दफा आपके साथ किए हुए मुआहदे भूल जाता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दीजिए और अपनी अपनी फैमिलीज को सपोर्ट जो है ना वो बैंकर सेक्टर के जरिए कीजिए। आखिर में मुझे लगता है मेरी कोई ज्यादा होगी आधे घंटे से, फिर मेरे यहाँ से खाना लाया है वो जो मेरा आता है। मुझे हमारी यहाँ पे जो तंजीम है इकराम भट्ट साहब, आप सब इनको जानते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीओसीजी की मेंबरशिप लें, आप मेंबर बने ताकि हम आपकी आवाज बने। आपके केसेस जब पाकिस्तान में हमारे पास आते हैं तो हम प्रेफर करते हैं जो हमारे मेंबर हैं, हम पहले उनके केस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 सालों में कई करोड़ रुपए की जमीनें जो हमने कोशिश करके वागजार करा के दी हैं लोगों को, कई लोगों के घरों के कब्जे छुड़ा के दिए हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप मेरी टीम के साथ ताउन करें, इनको अपने साथ लगाएं
या इनके साथ लग जाएं, मेंबर बने और इनका साथ दें। जब आप देखें पाकिस्तान से कोई भी चीज मनवानी हो ना, तो आपकी आवाज में दम के लिए आपके पीछे एक मजबूत मेंबरशिप होनी चाहिए। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर जितनी भी तंजीमें हैं, सबसे बड़ी मेंबरशिप हमारे पास है।